हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज इस वीडियो लेक्चर में हम करने वाले हैं कैपिटल स्ट्रक्चर। बच्चों, बिजनेस फाइनेंस की मैंने नई सीरीज स्टार्ट करी है एनटीए नेट वाले बच्चों के लिए, जो कि स्पेशली कॉमर्स से है। तो इसमें मैं ट्राई करूंगी कि मैं मैक्सिमम टॉपिक्स कंप्लीट करा सकूं बिजनेस फाइनेंस के। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद आवर टॉपिक। सो द टॉपिक ऑफ द डे इज कैपिटल स्ट्रक्चर। कैपिटल स्ट्रक्चर दो शब्दों से मिलकर बना है, कैपिटल प्लस स्ट्रक्चर। कैपिटल मीन्स द अमाउंट दैट वी इन्वेस्ट इन द बिजनेस। जो पैसा हम बिजनेस में लगाते हैं उसको हम कैपिटल बोलते हैं। स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है? किसी चीज का ढांचा, मतलब उसका एक तरीका, जिस तरीके से हम उसको बिल्ड करते हैं। तो कैपिटल स्ट्रक्चर को अगर मैं जोड़ूं तो क्या बना, जिस तरीके से हम अपने कैपिटल को बिल्ड करते हैं। कैपिटल के अंदर जो है डेट लाना है, कैपिटल के अंदर जो है इक्विटी लाना है, कैपिटल के अंदर प्रेफरेंस लाना है। तो ये जो तरीका होता है हमारा, ये डिसाइड करने का कि कौन से प्रपोर्शन में कितना फंड आएगा, या फिर कौन सा फंड जो हमें ज्यादा इस्तेमाल करना है, कम इस्तेमाल करना है, वो हमें क्या बताता है? कैपिटल स्ट्रक्चर। तो द अरेंजमेंट ऑफ डिफरेंट सोर्सेज ऑफ फाइनेंस इज नोन एज कैपिटल स्ट्रक्चर। बेसिकली कैपिटल स्ट्रक्चर में क्या होता है, हम ये डिसाइड करते हैं कौन से फंड का कितना प्रपोर्शन होगा। अब ऐसा हम क्यों करते हैं? देखो बच्चों, फंड्स को रेज करने के हमारे पास बहुत सारे तरीके हैं। हम डेट के पास जा सकते हैं, हम इक्विटी के पास जा सकते हैं, वी कैन गो फॉर प्रेफरेंस, वी कैन गो फॉर रिटेन्ड अर्निंग। सो वी हैव मेनी वेज जिससे हम अपने फंड्स को रेज कर सकते हैं। बट लेकिन हर किसी चीज के अलग नुकसान है, अलग फायदे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मैं डेट के पास जाती हूँ तो डेट में मेरे को फायदा ये मिलेगा कि ये जो है हमारा डेट का जो इंटरेस्ट रेट है वो टैक्स में डिडक्ट, सॉरी, जो प्रॉफिट्स है उसमें डिडक्ट हो जाता है। प्रॉफिट में जब ये डिडक्ट हो जाता है तो हमें टैक्स में फायदा मिल जाता है। ठीक है, ये हमें फायदा हो जाता है कि भाई हमें ये बेनिफिट हो गया। दूसरी चीज, इंटरेस्ट जो है जनरली कम होता है डिविडेंड से, तो ये एक डेट का फायदा हो जाता है। नुकसान क्या होता है कि कंप्लीट फाइनेंशियल बर्डन जो है, कंप्लीट फाइनेंशियल बर्डन जो है वो आ जाता है, किसके ऊपर आ जाता है? जो डेट इशू करता है। तो डेट का फायदा हमें पता लग गया कि चलो इंटरेस्ट रेट कम होता है, फिर ये टैक्स में जो है इंटरेस्ट रेट पहले ही डिडक्ट हो जाता है टैक्स लगने से पहले। नुकसान क्या है? बर्डन बहुत ज्यादा आ जाता है। अब इक्विटी की बात कर ले, इक्विटी में रिस्क बहुत ज्यादा है। आपको जो है इक्विटी इज द मोस्ट रिस्कीएस्ट जो सोर्स ऑफ फाइनेंस है। इसमें जो इक्विटी शेयर्स है उनको सबसे लास्ट में आप पैसा देते हो, इतनी आपको सहूलियत होती है, बट लेकिन रिस्क बहुत ज्यादा होता है। तो हर एक जो सोर्स है उसका अपना अलग फायदा है, अलग अपना नुकसान है। तो कंपनी जब डिसाइड करती है कि कौन से प्रपोर्शन में कौन सा फंड होगा, कितना हम डेट लगाएंगे, कितना हम इक्विटी लगाएंगे, तो ये सारा हमारा किसके अंदर आता है? कैपिटल स्ट्रक्चर के अंदर आता है। सो इट इज अ प्रपोर्शनेट रिलेशनशिप बिटवीन डेट एंड इक्विटी। इसमें क्या होता है, हमारी कॉम्पोजिशन होती है वेरियस लॉन्ग टर्म फंड्स की। कॉम्पोजिशन का मतलब क्या है कि कौन सा फंड कितना होगा, वो कॉम्पोजिशन होता है। इतना प्रेफरेंस होगा, इतना इक्विटी होगा, इतना डेट होगा। तो कैपिटल स्ट्रक्चर का मतलब समझ आया कि कौन से जो फंड है उसका कितना प्रपोर्शन होगा, कौन सा कॉम्पोजिशन होगा, ये हम किस में डिसाइड करते हैं? कैपिटल स्ट्रक्चर में डिसाइड करते हैं। तो बच्चों, कैपिटल स्ट्रक्चर का अगर आप बोलो तो कैपिटल स्ट्रक्चर के अंदर क्या क्या चीजें इंक्लूडेड होती हैं? शेयर कैपिटल होता है, रिजर्व्स होते हैं, लॉन्ग टर्म डेट्स होते हैं। ये कभी कभी क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर में आ जाता है कि आपको ऑप्शन में दे दिया जाएगा कैपिटल स्ट्रक्चर कंप्राइज ऑफ, यहाँ पे लिख देंगे शॉर्ट टर्म फंड्स प्लस लॉन्ग टर्म फंड्स, यहाँ पे लिख देंगे डेट प्लस इक्विटी प्लस शॉर्ट टर्म लोन्स। तो ऐसे आपको ABCD करके ऑप्शन दिया जाएगा। बट आपको ध्यान रखना है, जो कैपिटल स्ट्रक्चर है ज्यादातर उसमें लॉन्ग टर्म फंड्स ही आते हैं। दो टर्म्स आपके यूज होते हैं बच्चों, एक होता है कैपिटल स्ट्रक्चर और एक होता है फाइनेंशियल स्ट्रक्चर। फाइनेंशियल स्ट्रक्चर में क्या आता है? आपके लॉन्ग टर्म फंड्स भी आते हैं, शॉर्ट टर्म फंड्स भी आते हैं, एवरीथिंग इज इंक्लूडेड। एंटायर जो हमारी साइड होती है लॉन्ग टर्म फंड्स की, शॉर्ट टर्म फंड्स की, सब फाइनेंशियल स्ट्रक्चर में आती है। बट लेकिन कैपिटल स्ट्रक्चर ओनली comprise of long term funds that can include your share capital, that can include your reserves, that can include your long term debt। तो कंपनी का ये एम होता है कि वो ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर पे जाए। अब ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर का मतलब क्या है? जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल, मतलब जहां पे आपका खर्चा तो लेस हो, ऐसा कैपिटल का स्ट्रक्चर आप बनाओ जहां पे आपका खर्चा तो कम हो और आपकी वैल्यू जो है ज्यादा हो। तो कॉस्ट आपकी क्या
होनी चाहिए, कॉस्ट शुड बी मिनिमम एंड द वैल्यू शुड बी मैक्सिमम। ये हमारा ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर होता है। तो बच्चों प्रीवियस ईयर में यही इसी स्लाइड से आप कह सकते हो 2 क्वेश्चन बने थे। सबसे पहला क्वेश्चन ये आया हुआ था और दूसरा क्वेश्चन ये आया हुआ था कि ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होता है। सो यू हैव टू रिमेंबर दिस। नेक्स्ट हमारे हैं जो जहां से क्वेश्चन बनता है वो है हमारी थ्योरीज ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है थ्योरीज ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर। बच्चों लगातार कंटिन्यूसली यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। तो देखो 2 तरह की थ्योरीज होती है। चलो पहले मैं आपको बता देती हूँ इन थ्योरीज में होता क्या है। तो बेसिकली ये थ्योरी हमें बताती है कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल का, कैपिटल स्ट्रक्चर का, वैल्यू ऑफ फर्म का आपस में लेना देना है कि नहीं है। मतलब ये थ्योरीज हमें ये बताती है कैपिटल स्ट्रक्चर क्या इंपॉर्टेंट है वैल्यू ऑफ फर्म को डिसाइड करने के लिए, क्या वैल्यू ऑफ फर्म के लिए कैपिटल स्ट्रक्चर मायने रखता है। तो बहुत सारी थ्योरीज हैं हमारी बेसिकली। तो थ्योरीज को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे, बाइफर्केट कर देंगे। फर्स्ट वन इज रेलेवेंट एंड द अदर वन इज इररेलेवेंट थ्योरीज। तो जो हमारी रेलेवेंट थ्योरी है उनका क्या मतलब है कि ये जो कैपिटल स्ट्रक्चर है वो वैल्यू ऑफ फर्म डिसाइड करने में हेल्प करता है। कैपिटल स्ट्रक्चर की वजह से वैल्यू ऑफ फर्म इंक्रीज भी हो सकती है, डिक्रीज भी हो सकती है। तो ये थ्योरी, रेलेवेंट थ्योरीज हमें ये बोलती है कि कैपिटल स्ट्रक्चर इज लिंक्ड विद द वैल्यू ऑफ फर्म। कहीं ना कहीं वैल्यू ऑफ फर्म और ये दोनों का आपस में कुछ ना कुछ लेना देना है, रिलेशनशिप है। इररेलेवेंट थ्योरीज क्या बोलती है, भाई कैपिटल स्ट्रक्चर और वैल्यू ऑफ फर्म का तो कोई लेना देना ही नहीं है, दे आर नॉट इवन रिलेटेड टू ईच अदर। अपना कैपिटल स्ट्रक्चर अलग है, वैल्यू ऑफ फर्म अलग है, तो इसीलिए इनको इररेलेवेंट थ्योरीज बोला जाता है और इनको रेलेवेंट थ्योरीज। अब रेलेवेंट थ्योरीज में कौन सी आती है, 2 थ्योरीज हमारी बेसिकली आती है। नेट इनकम अप्रोच, ये थ्योरी डेविड ड्यूरैंड ने दी थी, ठीक है। अब देखो जो नेट का एग्जाम है उसमें डायरेक्ट आपका क्वेश्चन आ सकता है कि आया हुआ है, आ सकता है क्या, आया हुआ है कि रेलेवेंट थ्योरीज कौन सी है, और आपको ऑप्शन में दे देंगे नेट इनकम थ्योरी जो है वो रेलेवेंट है, इररेलेवेंट है, इस तरीके से बताओ। या फिर 4 थ्योरीज का नाम दे दिया, उसमें से एक थ्योरी आपसे पूछ ली कि ये रेलेवेंट है कि इररेलेवेंट है, तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन आ सकता है। दूसरा इररेलेवेंट थ्योरीज में हमारी क्या होती है, नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच, दोनों ही डेविड ड्यूरैंड ने दी थी। एक इसमें होती है MM अप्रोच, मोदी गिलानी एंड मिलर्स अप्रोच। एक होती है हमारी ट्रेडिशनल अप्रोच। देखो ट्रेडिशनल अप्रोच को ना आप कहीं भी नहीं ले जा सकते, ना रेलेवेंट में ना इररेलेवेंट में, वो आप थ्योरी को समझोगे तभी आपको समझ आएगा। तो 4 थ्योरीज हम इसमें करने वाले हैं, नेट इनकम अप्रोच, ट्रेडिशनल अप्रोच, नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच एंड मोदी गिलानी एंड मिलर। तो बहुत ध्यान से हम हर एक थ्योरी को समझने वाले हैं, सो ध्यान से सुनना बच्चों। तो सबसे पहली थ्योरी है हमारी नेट इनकम अप्रोच। बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है और बहुत ही इजी थ्योरी है, इसमें कुछ भी नहीं है इस थ्योरी में। ये थ्योरी क्या बोलती है, सबसे पहले हम देखेंगे, ये थ्योरी दी थी डेविड ड्यूरैंड ने, ठीक है। नाम था उनका डेविड ड्यूरैंड। उन्होंने बोला कि वैल्यू ऑफ फर्म का और कैपिटल स्ट्रक्चर का लेना देना है। आप देखो कैपिटल स्ट्रक्चर में अगर आप ज्यादा से ज्यादा डेट को एम्प्लॉय करोगे, अगर आप ज्यादा से ज्यादा डेट का इस्तेमाल करोगे, तो एक सेकेंड, लेट मी चेंज द पेन, ओके। आप ज्यादा से ज्यादा अगर डेट का इस्तेमाल करोगे, ज्यादा से ज्यादा डेट लाओगे, तो आपकी जो कॉस्ट ऑफ द कैपिटल है, क्या कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम होगी। कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम होगी मतलब पैसे आपको कम देने पड़ेंगे, तो कहीं ना कहीं वैल्यू आपके फर्म की ज्यादा होगी। जहां आपको पैसे कम देने पड़ रहे हैं वैल्यू वहां पे बढ़ती है। तो सिंपल सी इनकी थ्योरी थी जो मैंने आपको ब्रेक करके बता दी। डेट का आप ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करो, यूज मोर एंड मोर डेट इन योर कैपिटल स्ट्रक्चर, सो द कॉस्ट ऑफ कैपिटल विल गो डाउन, हेंस द वैल्यू ऑफ द फर्म विल इंक्रीज। सिंपल थ्योरी, कोई ज्यादा कुछ इसमें तामझाम नहीं है कि डेट बढ़ाओ भैया कॉस्ट नीचे आएगी, वैल्यू ऑफ फर्म ऊपर जाएगी, सिंपल। अब इसका लॉजिक समझ लेते हैं, उन्होंने ऐसा क्यों बोला। देखो उनका सिंपल सा एक लॉजिक था। उन्होंने बोला कि डेट जो है ना वो चीपर सोर्स ऑफ फाइनेंस है। डेट जो है वो चीपर सोर्स ऑफ फाइनेंस है, सस्ता पड़ता है किससे, इक्विटी और प्रेफरेंस के मुकाबले। तो जब वो सस्ता पड़ता है हमें, तो हम उसको ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं और अपनी कॉस्ट ऑफ कैपिटल नीचे ले आ सकते हैं। अब उन्होंने बोला भाई ये सस्ता क्यों पड़ता है, तो ये सस्ता इसलिए होता है कि जब आप आगे टैक्स देते हो तो आपका इंटरेस्ट डिडक्ट हो जाता है। जैसे मैं आपको बताती हूँ, ये आपका प्रॉफिट है, मान लो प्रॉफिट को हम क्या बोलते हैं, EBIT, ऑपरेटिंग प्रॉफिट को, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस। तो EBIT आपका मान लो 1 लाख रुपए है, ठीक है। यहाँ पे 1 लाख रुपए EBIT है, यहाँ पे आप इंटरेस्ट पे कर रहे हो, तो इंटरेस्ट पे कर रहे हो, कितना पे कर रहे हो, अब मान लो 80,000 तो ज्यादा हो जाएगा, 20,000 का आप इंटरेस्ट पे कर रहे हो, बचे कितने 80,000 रुपए। इंटरेस्ट पे करने के बाद
आप क्या करते हो, EBIT के बाद इंटरेस्ट हमने, तो ये क्या हो गया, अर्निंग बिफोर टैक्सेस EBT। तो अब इंटरेस्ट पे करने के बाद आप क्या करोगे, टैक्स पे करोगे। तो अब जो आपका टैक्स लगेगा वो 80,000 पे लगेगा। पहले क्या है, मान लो यहाँ पे आपकी अर्निंग 1 लाख है और आपने बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं दिया, आपका जो सारा कैपिटल स्ट्रक्चर है उसमें इक्विटी भरा पड़ा है, तो यहाँ पे आपको 1 लाख के ऊपर टैक्स देना पड़ेगा, बट यहाँ पे आपको 80,000 के ऊपर टैक्स देना पड़ रहा है। तो टैक्स की जो अमाउंट है कम है, तो इसीलिए उन्होंने बोला कि जो हमारा ये है, क्या कहते हैं, डेट है, वो चीपर सोर्स ऑफ फाइनेंस है। क्योंकि सबसे पहला रीजन क्या है कि भाई डिविडेंड से तो ये कम ही जाता है ऑलमोस्ट, ठीक है। दूसरा उन्होंने बोला कि भाई ये जो है हमारा, जब हम टैक्स पे करते हैं तो टैक्स की जो अमाउंट है, टैक्स, क्योंकि ये हमारा ऑलरेडी डिडक्ट हो जाता है प्रॉफिट्स में जो हमारा टैक्स का अमाउंट आता है। तो ये जो दो रीजंस उसके लिए थे। तो अब हम देखते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है। दिस थ्योरी सजेस्ट इंक्रीजिंग वैल्यू ऑफ फर्म बाय डिक्रीजिंग द ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। और जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है हम उसको एवरेज वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल में मतलब माप के चलते हैं। और इसमें बोला है कि आप ज्यादा से ज्यादा, यहाँ पे देखो, दिस कैन बी डन बाय हायर प्रपोर्शन ऑफ डेट which is a cheaper source of finance compared to equity। तो according to net income approach change in financial leverage। अब इस शब्द को देख के कंफ्यूज मत होना कि भैया फाइनेंशियल लिवरेज क्या है। फाइनेंशियल लिवरेज का मतलब वही है ज्यादा से ज्यादा डेट का इस्तेमाल करना। तो यहाँ पे आपका फाइनेंशियल लिवरेज बदला, डेट आपने ऊपर नीचे किया, आपका पूरे कॉस्ट ऑफ कैपिटल में बदलाव आ जाएगा। और जब कॉस्ट में बदलाव आया तो आपकी वैल्यू ऑफ फर्म में भी बदलाव आ जाएगा। तो इन्होंने बोला कि आप लिवरेज का पोर्शन बढ़ा दो। लिवरेज मतलब आप अपने डेट का पोर्शन बढ़ा दो। लिवरेज से घबराना नहीं है, पता नहीं क्या लिखा हुआ है। इंक्रीज इन लिवरेज मतलब इंक्रीज इन डेट विल लीड टू द डिक्रीज इन ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। जो भी हमारी ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो डिक्रीज हो जाएगी। तो देखो 3 चीजें यहाँ पे हमारे पास निकल के आ रही हैं। यहाँ पे डेट बढ़ा है, यहाँ पे कॉस्ट जो है वो कम हुई है। जैसे ही कॉस्ट कम हुई है तो हमारी जो वैल्यू है वो इंक्रीज हुई है। तो पूरी थ्योरी कम से कम मैंने आपको 4-5 बार बता दी है, ठीक है। तो हर किसी थ्योरी में अजम्पशंस बेटा बहुत इंपॉर्टेंट होती है। बिना अजम्पशंस के क्वेश्चन बनते ही अजम्पशंस से हैं। या तो कंसेप्ट ले लेंगे थ्योरी का, या नाम पूछ लेंगे किसने लिखी है, या अजम्पशंस। तो सबसे पहली जो अजम्पशन है, देयर आर नो टैक्सेस, कोई टैक्स नहीं है। सबसे पहले इन्होंने बोल दिया चलो टैक्सेस है ही नहीं। अब उसके बाद बोला है द कॉस्ट ऑफ डेट इज लेस देन द कॉस्ट ऑफ इक्विटी। जो हमारी डेट की कॉस्ट है वो कॉस्ट ऑफ इक्विटी से कम है। तीसरा हमारा क्या है कि हम ज्यादा से ज्यादा डेट का इस्तेमाल करेंगे तो रिस्क परसेप्शन जो है इन्वेस्टर्स का वो चेंज नहीं होगा। तो सबसे पहले इन्होंने अज्यूम ही कर लिया। बच्चों के दिमाग में क्वेश्चन आए, हाँ तो चलो मैंने आपको एक्सप्लेनेशन दे दिया कि डेट हमारा चीपर सोर्स ऑफ फाइनेंस क्यों माना जाता है, बट लेकिन यहाँ पे उन्होंने पहले ही थ्योरी में बोल दिया कि डेट की कॉस्ट हमेशा इक्विटी से कम आएगी, टैक्सेस होंगे नहीं। डेट जो है आप ज्यादा से ज्यादा डेट का इस्तेमाल करोगे तो इससे रिस्क परसेप्शन दूसरे इन्वेस्टर्स का चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो देखो ये वाला पॉइंट मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ कि रिस्क परसेप्शन का मतलब क्या है। होता क्या है, जैसे मान लो मैं ज्यादा से ज्यादा डेट अपनी कंपनी में लेके आऊंगी, तो जो बाकी के इन्वेस्टर्स है, बाकी के इन्वेस्टर्स कौन है, जो हमारी इक्विटी शेयर होल्डर्स हैं, वो क्या सोचेंगे कि भाई ज्यादा से ज्यादा डेट का इस्तेमाल हो रहा है तो डेट मतलब फाइनेंशियल जो बर्डन है, इंटरेस्ट का बर्डन जो है वो बढ़ेगा। तो यहाँ पे जो इन्वेस्टर्स हैं, इक्विटी शेयर होल्डर्स, वो घबरा जाएंगे कि भाई सारा का सारा पैसा जो आएगा ये ज्यादा से ज्यादा डेट लेके आ रहे हैं, तो वो तो डेट देने में चला जाएगा, हमें क्या मिलेगा, हमें तो कुछ भी नहीं मिलेगा। तो कहीं ना कहीं उनका जो रिस्क परसेप्शन है वो चेंज होने लगता है कि ज्यादा से ज्यादा जब डेट इंक्रीज होता है तो वो भी सोचने लगते हैं यार हम फाइनेंशियल बर्डन बढ़ रहा है, अब हमें भी जो है ज्यादा रिटर्न मांगना चाहिए। तो ये रिस्क परसेप्शन चेंज हो जाता है जब हम डेट को इंक्रीज करते हैं। तो वो आपको ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, आपको बेसिक सिंपल थ्योरी का कंसेप्ट याद रखना है कि डेट ज्यादा इस्तेमाल करो, वैल्यू ऑफ फर्म को इंक्रीज करो क्योंकि कॉस्ट नीचे आ जाएगी। अजम्पशन क्या है, टैक्स आपको लगाने नहीं है, कॉस्ट ऑफ डेट विल बी लेस देन कॉस्ट ऑफ इक्विटी, और रिस्क परसेप्शन तो चेंज होने वाला है ही नहीं। तो अब मैं आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल समझा देती हूँ। आई होप ये वीडियो ज्यादा लंबी ना हो, मैं छोटी बनाने की कोशिश करती हूँ बट वो हर चीज को एक्सप्लेन करने के चक्कर में बड़ी हो जाती है। देखो बच्चों, मैं आपको एक एग्जांपल ले लेते हैं। यहाँ पे ऑपरेटिंग इनकम, एक ही थ्योरी का मैं आपको ये समझा दूंगी ताकि वीडियो लंबी ना हो। नेट ऑपरेटिंग इनकम आप मान के चलो आपकी 3 लाख है, ठीक है, मान लो फॉर एग्जांपल, हम ये सपोज कर रहे हैं। अब यहाँ पे एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगी, जो ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल है इस थ्योरी में वो कैसे निकलती है। ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालने का फॉर्मूला क्या है, अर्निंग्स अपॉन वैल्यू ऑफ फर्म। अर्निंग
अपॉन वैल्यू ऑफ फर्म, ये इस थ्योरी का फॉर्मूला है। तो अभी हमने क्या पढ़ा, हमें पता है ये थ्योरी किसने दी है, डेविड ड्यूरेंट ने। हमें कंसेप्ट पता है, हमें अजम्पशन पता है, हमें इस थ्योरी का फॉर्मूला भी पता है, अर्निंग अपॉन वैल्यू ऑफ फर्म। एक चीज और मैं आपको बता देती हूँ, इस थ्योरी का ग्राफ देखो, इस थ्योरी का ग्राफ क्या बोलता है। अच्छा, आई एम सो सॉरी, ये लाइन टेढ़ी हो गई है यहाँ पे, आई विल मेक इट अगेन। तो ये जो है हमारी, यहाँ पे ये है, तो यहाँ पे हमारा y एक्सेस होता है, यहाँ पे एक्सेस होता है, यहाँ मान के चलो हमारी कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल है। यहाँ पे मान के चलो हमारा डिग्री ऑफ लिवरेज है। डिग्री ऑफ लिवरेज मतलब मान के चलो यहाँ पे हम डेट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो जब हम लिवरेज टर्म का यूज कर रहे हैं तो मतलब हम डेट के प्रोपोर्शन को बता रहे हैं। तो मैंने क्या बोला कि इसमें कॉस्ट ऑफ इक्विटी भी कांस्टेंट रहता है और डेट भी जो है हमारा ये है। तो यहाँ पे हो क्या रहा है कि जैसे जैसे हम डेट का इस्तेमाल ज्यादा करेंगे तो हमारी जो ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो रिड्यूस हो जाएगी। तो ये हमारा कॉस्ट ऑफ इक्विटी था, ये हमारा कॉस्ट ऑफ डेट था और ये ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल है। तो यहाँ पे हो क्या रहा है, जैसे हम डेट का प्रोपोर्शन बढ़ाएंगे तो हमारा जो ओवरऑल जो हमारी कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो रिड्यूस हो जाएगी। तो अब हमने इसका राइटर भी कर लिया, ग्राफ भी कर लिया, फॉर्मूला भी मैंने आपको बता दिया। ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल का फॉर्मूला क्या होता है, जो भी आपकी अर्निंग्स होती है प्लस जो वैल्यू ऑफ फर्म। एक अब हम इस थ्योरी को ना प्रैक्टिकल एग्जांपल से समझेंगे ताकि ये आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो देखो बच्चों, सबसे पहले हमारा क्या है, नेट ऑपरेटिंग इनकम। नेट ऑपरेटिंग इनकम मान के चलो, या आप अपने अर्निंग बिफोर टैक्सेस मान के चलो, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस मान लो 3 लाख रुपए हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आपने इंटरेस्ट दिया, मान लो आपने इंटरेस्ट दिया 1 लाख का या फिर 1,08,000 का, ठीक है। तो ये आपने इंटरेस्ट दिया। तो अब यहाँ पे हम डिडक्ट करेंगे, तो यहाँ पे हमारा क्या है, ये इंटरेस्ट है। तो इस थ्योरी में हम पहले ही मान के चल रहे हैं, तो इसमें टैक्स तो है ही नहीं, तो सीधा इंटरेस्ट डिडक्ट करने के बाद जो भी पैसा बचेगा वो किसके लिए बचेगा ना, प्रेफरेंस डिविडेंड हमें यहाँ पे कहीं मेंशन कर रखे हैं, तो जितना बचेगा वो किसके लिए बचेगा, शेयर होल्डर्स के लिए बचेगा या फिर इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए बचेगा बेसिकली। तो अर्निंग अवेलेबल जितने भी हमारे शेयर होल्डर्स है उनके लिए कितना पैसा बचेगा, 0,0029, तो 1,92,000 रुपीज उनके लिए बचेगा। तो अब यहाँ पे हम देख लेते हैं इक्विटी का रेट कितना है। इक्विटी का जो हमारा रेट है वो कितना है, 12%। तो अब हम वैल्यू ऑफ फर्म कैसे निकालते हैं, सॉरी फॉर दिस, मार्केट वैल्यू हमारी कैसे निकलती है बच्चों। मार्केट वैल्यू का हमारा फॉर्मूला है, मार्केट वैल्यू इक्विटी की कैसे निकलती है, जो भी आपका कैपिटलाइजेशन रेट होता है उस, जिन बच्चों को नहीं पता था मैं आपको बता दूं, जो भी हमारी वैल्यू होती है वो कैसे निकलती है, जो भी हमारा कैपिटलाइजेशन रेट है, जैसे यहाँ पे 12% है, उससे आपको डिवाइड करना होता है। तो ये परसेंट है, तो यहाँ पे ऊपर क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। मैं जो है इसको फटाफट कैलकुलेटर से सॉल्व कर लेती हूँ वरना टाइम ज्यादा लग जाएगा। हाँ, तो इसका आंसर हमारा कितना आएगा, 16 लाख। 16 लाख हमारा आएगा, मार्केट वैल्यू इसकी 16 लाख आएगी। तो यहाँ पे हमारा क्या है कि जो हमारी मार्केट वैल्यू है वो कितनी निकल के आ रही है, मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी 16 लाख इस पे निकल के आ रही है। तो अब देखो यहाँ पे हो क्या रहा है, ऑपरेटिंग इनकम हमारी 3 लाख थी, इंटरेस्ट हमने 1,08,000 दे दिया, इक्विटी शेयर होल्डर के लिए इतना बचा, तो हमने मार्केट वैल्यू इक्विटी शेयर्स की निकाली, कितनी थी, 16 लाख मार्केट वैल्यू थी। अब हम मान के चलते हैं हमारे जो डिवेंचर्स थे वो कितने हैं हमारे, मान लो 12 लाख के डिवेंचर्स हैं, यहाँ पे हमारे 12 लाख के डिवेंचर्स है। तो हमारी टोटल वैल्यू कितनी हो गई, टोटल वैल्यू हो गई हमारी 28 लाख रुपए। तो टोटल वैल्यू फर्म की कितनी हो गई, 28 लाख रुपए। तो मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, ओवरऑल कैपिटल निकालने का फॉर्मूला कितना होता है, अर्निंग्स अपॉन टोटल वैल्यू ऑफ फर्म। अब ये हमने टोटल वैल्यू ऑफ फर्म निकाली। टोटल वैल्यू कैसे निकाली, पहले हमने जो है अपने डिवेंचर्स की वैल्यू देखी कितनी है, 12 लाख रुपए जो हमने एज्यूम किया है। फिर हमने इक्विटी की देखी वैल्यू कितनी है, 16 लाख रुपए जो भी हमने अभी निकाला है। तो हमारी टोटल वैल्यू ऑफ द फर्म कितनी है, 28 लाख। तो ये हमारा कितना हो गया, 3 लाख, और 3 लाख के बाद यहाँ पे हमारा कितना हो गया, 28 लाख, ठीक है। तो ये हमारा ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालने का फॉर्मूला है, इसको फटाफट कैलकुलेट करते हैं। तो ये आपका निकल के आएगा कुछ 10.71%। तो यहाँ पे जो हमारी ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकल के आ रही है वो कितनी आ रही है, 10.71%। तो ये नॉर्मल क्वेश्चन था। अब अगर हम इसमें डिवेंचर्स का जो रेट है वो बढ़ा दे, मान लो अपने डिवेंचर्स को 12 लाख से हम 15 लाख कर देते हैं, ठीक है।
12 लाख से हम 15 लाख कर देते हैं डिवेंचर्स को, तो क्या होगा? देखो बच्चों, सिंपल है, हमारी वही रहेगी। नेट ऑपरेटिंग इनकम हमारी कितनी है? 3 लाख रुपए। अब पहले 12 लाख डिवेंचर्स थे, 12 लाख पे हमने जो है निकाला। अब हम 15 लाख के ऊपर अगर इंटरेस्ट हम कैलकुलेट करेंगे तो 15 हमारा कितना है? 9% इंटरेस्ट है। तो 15 9 जो हमारा कितना होता है? 35। यहाँ पे 9 और ये कितना हो जाएगा? 10 11। यहाँ पे हमारा निकल के आ जाएगा 9 1 9 10 12। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्या, सॉरी 5 9 45, ये मैंने क्या लिख दिया, तो ये हमारा कितना आ जाएगा? 135। तो यहाँ पे क्या है कि हमारा जो इंटरेस्ट रेट है वो कितना जा रहा है? 1,35,000। तो ये हमारी इनकम है, ये डिवेंचर्स के लिए जा रहा है 1,35,000। अब डिवेंचर्स के बाद बचा कितना इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए? 1,65,000। कैपिटलाइजेशन रेट कितना है? 12%। तो ओवरऑल इक्विटी की वैल्यू कैसे निकलती है? इसको हम 12% से डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ पे ये हमारा हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करके देखते हैं, ये हमारा आएगा, कैलकुलेटर पे मैंने अभी कैलकुलेट किया है, ये हमारा आएगा 13,75,000। ठीक है, तो अब बच्चे देखो यहाँ पे हमारी ये इक्विटी की वैल्यू है, तो यहाँ पे हमारे डिवेंचर्स की वैल्यू कितनी है? 15 लाख। तो ये हमारा 15 लाख हो गया। तो यहाँ पे जब हम टोटल करते हैं तो 7 8, तो हमारे टोटल फर्म की वैल्यू कितनी होती है? वैल्यू ऑफ द फर्म होती है 18,75,000। तो अब हमें ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालनी है। ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैसे निकलती है? हमारी ईबीआईटी कितना है? 3 लाख। 3 लाख को हम डिवाइड करेंगे इससे, तो ये हमारा कितना निकल के आएगा? इंटू में 100, ये हमारा कितना परसेंट निकल के आएगा? लेट मी कैलकुलेट। 3 लाख, 3 लाख अपॉन 18 डिवाइडेड बाय 75,000 इंटू में 100, तो ये हमारा कितना निकल के आएगा? 10.43%। तो अगर आप पहले देखो, पहले आपकी ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितनी निकल के आ रही थी? 10.71%। अब आपकी ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितनी निकल के आ रही है? 10.43%। तो देखो, अगर पहले आपका जो डिवेंचर्स थे वो 12 लाख थे, 12 लाख के ऊपर हमने 9% लगाया था, 1,08,000 हमारा आया था। अब हमारे डिवेंचर्स 15 लाख थे, 12% हम 9% हमने लगाया। तो देखो कहाँ से हमारी जो है कॉस्ट ऑफ कैपिटल, अगर मैं इसको और इंक्रीज कर दूं, मान लो मैं इसको और इंक्रीज कर दूं, तो मेरी जो ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो और डिक्रीज हो जाएगी। अगर मैं इसको डिक्रीज कर दूं तो मेरी कॉस्ट ऑफ कैपिटल इंक्रीज हो जाएगी। तो कहने का ये मैंने आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन से इसलिए समझाया ताकि थ्योरी आपका कंसेप्ट समझ आए। अगर आपको नहीं आया ये समझ में प्रैक्टिकल क्वेश्चन ये मैंने क्या घपला किया इसमें, तो आप सिंपल ये याद रखो कि आपकी ज्यादा से ज्यादा डेट का इस्तेमाल करो। आपकी वैल्यू ऑफ फर्म डेट ज्यादा होगा, वैल्यू ऑफ फर्म ज्यादा होगी, कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम होगी। तो यहाँ पे दोनों कांस्टेंट रहते हैं, और अगर ज्यादा से ज्यादा वो इस्तेमाल करते हो तो आपकी जो है ओवरऑल वैल्यू डाउन आ जाती है। तो ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल का फॉर्मूला क्या होता है? अर्निंग्स अपॉन में वैल्यू ऑफ फर्म। ठीक है, ये बेसिक सी चीजें आपको याद रखनी है। अब हम नेक्स्ट करते हैं नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच। बच्चों नेक्स्ट नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच क्या बोलती है कि जो आपका कैपिटल स्ट्रक्चर है ना वो कैपिटल स्ट्रक्चर इररेलेवेंट नहीं है। जो नेट ऑपरेटिंग वो ये बोलती है कि कैपिटल स्ट्रक्चर और वैल्यू ऑफ फर्म का कोई लेना देना ही नहीं है। वैल्यू और कैपिटल स्ट्रक्चर इज नॉट रिलेटेड टू ईच अदर, इनका कोई आपस में लेना देना नहीं है। ऐसा उन्होंने क्या बोला कि उन्होंने ये थ्योरी भी डेविड ड्यूरैंड ने दिया। उन्होंने बोला कि अगर आप ज्यादा से ज्यादा डेट का इस्तेमाल करते हो, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा डेट का इस्तेमाल कर लो, पर लेकिन जो इक्विटी शेयर होल्डर्स हैं, या अगर आप ज्यादा से ज्यादा डेट का इस्तेमाल करोगे तो इक्विटी शेयर होल्डर्स खड़े हो जाएंगे और वो ये बोलेंगे कि फाइनेंशियल बर्डन कंपनी के ऊपर बढ़ चुका है। तो इक्विटी शेयर होल्डर को ये लगेगा कहीं उनका पैसा ना मारा जाए, तो वो भी हायर रिटर्न की डिमांड करेंगे। तो जब वो हायर रिटर्न की डिमांड करेंगे तो जो आपकी कॉस्ट है जो कम होती डेट के बढ़ने की वजह से, वो अब नहीं होगी, क्योंकि इक्विटी शेयर होल्डर भी हायर रिटर्न मांग रहे हैं। तो पहले क्या हो रहा था, डेट वाले जो है ज्यादा से ज्यादा डेट का इस्तेमाल हो रहा था, कॉस्ट ऑफ कैपिटल नीचे आ रही थी। अब क्या हो रहा है कि डेट जो है वो आपका बढ़ रहा है, बट लेकिन इक्विटी शेयर होल्डर भी साथ में खड़े हो गए हैं कि भैया अगर आप डेट का इस्तेमाल ज्यादा करोगे हमें हायर रिटर्न चाहिए। क्यों? क्योंकि कंपनी के ऊपर फाइनेंशियल बर्डन बढ़ जाएगा, कल को आप हमारा पैसा दो ना दो। तो यही ये थ्योरी बोलती है। तो इन अदर वर्ड द मार्केट वैल्यू ऑफ फर्म विल बी सेम। तो यहाँ पे क्या होगा, जो हमारी वैल्यू बढ़ती, जो वैल्यू हमारी बढ़ती किसकी वजह से, डेट की वजह से, अब वो ना तो बढ़ेगी ना वो कम होगी, इक्विटी शेयर होल्डर्स की वजह से, क्योंकि जो बेनिफिट हमें डेट की वजह से मिल रहा था वो कंपनसेट हो गया इक्विटी शेयर के हायर रिटर्न मांगने
होने की वजह से। सो द नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच क्लेम्स दैट द वैल्यूएशन ऑफ फर्म इज इररेलेवेंट टू कैपिटल स्ट्रक्चर, मार्केट वैल्यू विल बी सेम regardless of the proportion of the debt. How much debt you are इस्तेमालिंग in your how much debt you are using in your capital structure, it will not matter. So the reason is that any benefit from increase in cheaper debt will be offset by the higher rate of equity. Thus the average rate of return, average cost of capital will remain fixed. ना बढ़ेगी ना कम होगी, इसीलिए तो बोला कोई लेना देना नहीं है, irrelevant है. कैपिटल स्ट्रक्चर और वैल्यू ऑफ फर्म इज irrelevant. तो इनका वैल्यू ऑफ फर्म निकालने का फॉर्मूला क्या है? वैल्यू ऑफ फर्म अपॉन ईबीआई. इसका भी मैं आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन समझा सकती हूँ और कंसेप्ट बता सकती हूँ, बट वीडियो जो है बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी पूरा क्वेश्चन कराने के चक्कर में. सो इफ यू वांट दैट इसका भी मैं प्रैक्टिकल एक्सप्लेनेशन दूं, प्लीज राइट इन द कमेंट सेक्शन. अजम्पशन इसकी क्या है कि कोई भी कॉर्पोरेट टैक्सेस नहीं है, जो हमारा कॉस्ट ऑफ डेट है वो कांस्टेंट है, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी हमारी कांस्टेंट है. तो बेसिकली हमारा इसमें हो क्या रहा है, हमारा इसमें ना तो डेट की वजह से ना इक्विटी की वजह से कैपिटल स्ट्रक्चर, ना की जो वैल्यू है कैपिटल स्ट्रक्चर की वजह से ना तो वैल्यू बढ़ रही है ना वैल्यू हमारी क्या हो रही है, कम हो रही है. आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा इस थ्योरी में मैंने आपको क्या समझाने की कोशिश की है. तो इसकी अजम्पशन से एक बार मैं और आपको बता दूं. सबसे पहली अजम्पशन क्या है, इसमें नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच में इसमें भी वही अजम्पशन है जो हमारी पहले उसमें थी. द कॉस्ट ऑफ डेट इज लोअर देन इक्विटी. पहली अजम्पशन हमेशा की तरह यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं. दूसरी अजम्पशन क्या है, रिस्क परसेप्शन विल नॉट चेंज. जो उस वाली में थी सेम, इसलिए मैंने यहाँ पे स्लाइड में ऐड नहीं की बिकॉज सेम अजम्पशन है दोनों थ्योरी की. रिस्क परसेप्शन चेंज नहीं होगी, ठीक है. मार्केट वैल्यू जो है इसमें इक्विटी और उसमें स्प्लिट नहीं होगी. नो कॉर्पोरेट टैक्सेस, नो पर्सनल इनकम टैक्सेस इसमें आपके इंक्लूडेड नहीं होंगे. तो ये हमारा क्या है. अगर मैं इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बताऊं आपको तो वो क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं. देखो यहाँ हमारा वाई एक्सेस होता है, यहाँ एक्सेस होता है, यहाँ डिग्री ऑफ लिवरेज होता है और यहाँ पे हमारा क्या होता है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल होता है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल. तो यहाँ पे हमारा ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी कांस्टेंट है, कॉस्ट ऑफ डेट भी कांस्टेंट है. बट लेकिन क्योंकि ज्यादा प्रोपोर्शन ऑफ डेट का अगर हम इस्तेमाल करेंगे तो हमारी कॉस्ट ऑफ इक्विटी बढ़ जाएगी, ठीक है. तो वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं. आप ये मत सोच लेना कि अभी तो आपने बोला ना तो कुछ इंक्रीज होगा ना डिक्रीज होगा. कहने का मतलब क्या है, ये थ्योरी क्या समझाना चाह रही है कि अगर आप डेट का इस्तेमाल ज्यादा करोगे तो जो कॉस्ट जो एक्सपेक्टेड जो शेयर होल्डर है वो एक्सपेक्टेड रिटर्न ज्यादा मांगेंगे, जिनसे जो कॉस्ट ऑफ इक्विटी है वो बढ़ जाएगी. अगर कॉस्ट ऑफ इक्विटी बढ़ी तो आपकी वैल्यू ऑफ फर्म के ऊपर कोई चेंज नहीं आएगा. तो कहने का मतलब क्या है, जो वैल्यू ऑफ फर्म बढ़ती डेट की वजह से वो कम हो जाएगी इक्विटी शेयर होल्डर के रिटर्न मांगने की वजह से. तो जो बढ़ रहा था वो कम हो गया, अब ना तो बढ़ेगा ना कम होगा, जो पहले था वही रहेगा. सो कांस्टेंट, ठीक है. आई होप आपको ये समझ में आया होगा. इस थ्योरी का एक्सप्लेनेशन अगर आप चाहते हो प्लीज टेल मी इन द कमेंट सेक्शन. ट्रेडिशनल अप्रोच को हम क्या बोलते हैं, इंटरमीडिएट अप्रोच भी बोलते हैं. इसका दूसरा नाम है इंटरमीडिएट अप्रोच. ये इजरा सोलोमन ने दी थी. उन्होंने सीधा बोला कि भाई देखो ना तो इनकम अप्रोच की सुनते हैं ना हम ऑपरेटिंग अप्रोच की सुनते हैं. उन्होंने बोला ठीक है आप अपनी फर्म में डेट का इस्तेमाल करो, आप जितना डेट करोगे इस्तेमाल, बट एक लिमिट में आप डेट इस्तेमाल करोगे, ठीक है. गुड, वेरी गुड. आपकी जो कॉस्ट है वो नीचे आएगी, ठीक है. बट लेकिन आप और ज्यादा डेट का इस्तेमाल करोगे तो कॉस्ट में कुछ असर नहीं होगा. पर वो बोल रहा है अगर आप और ज्यादा डेट का इस्तेमाल करोगे, पहले आप इतना कर रहे थे अब इतना कर रहे थे अब इतना करोगे, तो आपकी कॉस्ट जो है बढ़ने की बजाय, मतलब नीचे गिरने की बजाय कॉस्ट आपकी ऊपर चली जाएगी. तो कहने का मतलब क्या है, आप डेट का इस्तेमाल करो ज्यादा से ज्यादा, कॉस्ट आपकी कम आएगी. डेट का इस्तेमाल इससे भी ज्यादा बढ़ाओगे तो कॉस्ट पे कुछ असर नहीं पड़ेगा, ना तो कॉस्ट कम होगी ना बढ़ेगी. पर लेकिन इससे भी ज्यादा अगर आप और भी ज्यादा इस्तेमाल करना चाहते हो तो आपकी कॉस्ट जो है कम होने की बजाय बढ़ जाएगी. तो कहने का मतलब क्या है, यू हैव टू यूज डेट बट इन अ लिमिट. तो यहाँ पे पहले आपकी वैल्यू ऑफ फर्म बढ़ेगी क्योंकि कॉस्ट नीचे आ रही है, फिर वैल्यू ऑफ फर्म में कोई चेंज नहीं आएगा, उसके बाद वैल्यू ऑफ फर्म उल्टा नीचे गिरने लग जाएगी अगर आपने ज्यादा डेट का इस्तेमाल किया. तो अगर आप देखोगे तो पहले यहाँ पे नेट इनकम अप्रोच चल रही है,
फिर यहाँ पे नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच चल रही है। फिर इन्होंने अपना बोल दिया कि और ज्यादा करोगे तो वैल्यू बढ़ने की जगह गिर जाएगी। तो ये इजरा सोलोमन ने दी है और उन्होंने बोला कि दिस इज अ कॉम्प्रोमाइज बिटवीन टू एक्सट्रीम ऑफ 9 इनकम की सुन रहे हैं ना ऑपरेटिंग इनकम की सुन रहे हैं। सो अकॉर्डिंग टू दिस अप्रोच वैल्यू ऑफ फर्म कैन बी इंक्रीज्ड एंड कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैन बी रिड्यूस्ड अप टू अ रीजनेबल लेवल। मतलब आप इसको रेलेवेंट में काउंट कर सकते हो बिकॉज आपका जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो रिड्यूस हो सकता है, वैल्यू ऑफ फर्म इंक्रीज हो सकती है, बट यू हैव टू कीप दिस इन माइंड अप टू अ रीजनेबल लेवल। इसके बाद नहीं। इस थ्योरी को 3 स्टेजेस में डिवाइड किया गया है। पहली स्टेज में क्या हो रहा है कि आपकी कॉस्ट ऑफ इक्विटी और कॉस्ट ऑफ डेट कांस्टेंट रेट पे है, डेट हमारा सस्ती है, डेट की जो कॉस्ट है वो सस्ती है। तो अगर आप ज्यादा से ज्यादा डेट का इस्तेमाल करोगे वैल्यू ऑफ फर्म इंक्रीज होगी पहली स्टेज में। दूसरी स्टेज में क्या होता है कि अगर आप और भी ज्यादा डेट का इस्तेमाल करोगे तो कॉस्ट ऑफ फर्म के ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा, देयर विल बी नो इफेक्ट ऑन द कॉस्ट ऑफ द फर्म। स्टेज 3 में क्या बोल रहे हैं, इफ यू विल यूज मोर डेट बियॉन्ड अ सर्टेन लेवल देन इंस्टेड द वैल्यू विल नॉट इंक्रीज, इट विल गो डाउन एंड डिक्रीज, मतलब उल्टा इफेक्ट। तो अगर हम कंसिडर करें ओवरऑल इफेक्ट इज कंसर्न्ड, the employing debt can be helpful for reducing the cost of capital but up to a certain level, but after that if equity is increased the overall cost of capital tend to rise and as a result value of firm will decline। तो वही चीज जो मैंने आपको 4 बार बता चुकी हूँ मैं, वही चीज रिपीट हो रही है। तो लास्ट थ्योरी हम देख लेते हैं मोदी गिलानी एंड मिलर्स अप्रोच। मोदी गिलानी एंड मिलर्स अप्रोच जो है ये इररेलेवेंट थ्योरी है बच्चों। इन्होंने बोला कि वैल्यू ऑफ फर्म जो है इररेलेवेंट है, कैपिटल स्ट्रक्चर और वैल्यू ऑफ फर्म का कोई लेना देना नहीं है। चाहे आप बहुत ज्यादा डेट इस्तेमाल करो चाहे आप जीरो डेट इस्तेमाल करो, वैल्यू ऑफ फर्म पे कोई लेना देना नहीं है। कैपिटल स्ट्रक्चर एंड वैल्यू ऑफ फर्म आर 2 डिफरेंट थिंग्स। तो ये मोदी गिलानी एंड मिलर्स का कहना था। हर थ्योरी में अजम्पशंस बहुत इंपॉर्टेंट होती है, इस थ्योरी में भी है। सबसे पहली अजम्पशन क्या है, देयर आर नो कॉर्पोरेट टैक्सेस। दूसरा क्या है, जितनी भी हमारी ट्रांजैक्शन कॉस्ट होती है फॉर बाइंग एंड सेलिंग ऑफ सिक्योरिटीज वो नहीं है। तीसरी इसमें अजम्पशन क्या है कि देयर इज अ सिमेट्री ऑफ इंफॉर्मेशन। अच्छा बच्चों आई एम सो सॉरी, मैं एक चीज भूल गई आपको ट्रेडिशनल वाला ग्राफ समझाना, मैं अभी आपको समझा दूंगी बट इसको कंटिन्यू करते हैं पहले। सो द ट्रांजैक्शन कॉस्ट हमारी जो है वो नहीं होती इसमें। यहाँ पे सिमेट्री ऑफ, अब देखो अजम्पशन में तो आप कुछ भी एज्यूम कर सकते हो ना। अब आप ये तो नहीं पूछ सकते कि ये क्यों एज्यूम किया, मेरा मन में कुछ भी एज्यूम करूँ। तो जो भी मोदी गिलानी और मिलर अप्रोच थी उन्होंने एज्यूम कर लिया कि हमारे जो भी ये थ्योरी तभी काम करेगी जब सिमेट्री ऑफ इंफॉर्मेशन होगी। सिमेट्री ऑफ इंफॉर्मेशन का मतलब क्या है, जितने भी इन्वेस्टर है जिन्होंने पैसा लगाया है इन्वेस्ट किया है उनके पास बराबर इंफॉर्मेशन जाएगी, ना किसी के पास कम ना किसी के पास ज्यादा। तो उनका कहने का मतलब ये था सीधा कि परफेक्ट कैपिटल मार्केट जो है वो एग्जिस्ट करेंगी यहाँ पे, ठीक है। और दूसरा हमारा क्या है, कॉस्ट ऑफ बोरोइंग इज सेम फॉर द इन्वेस्टर, मतलब जो भी बोरोइंग है सबके लिए सेम पड़ेगी, ठीक है। ना कोई ट्रांजैक्शन कॉस्ट है ना कुछ है, तो सेम ही पड़ेंगी वो। कोई भी फ्लोटेशन कॉस्ट नहीं है, अंडरराइटिंग कमीशन नहीं है, मर्चेंट बैंकर्स को कुछ नहीं देना, कोई भी जो है आपका डिविडेंड टैक्स वगैरह कुछ भी इसमें इंक्लूड नहीं हो रहा है। तो मैं आपको अगर एजम्पशंस बताऊं तो प्लीज कीप दिस इन माइंड। सबसे पहला क्या है, कैपिटल मार्केट, आप नोट डाउन भी कर सकते हो। अगर मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में बताऊं, कैपिटल मार्केट आर परफेक्ट। तो कभी भी वो क्वेश्चन में दे सकते हैं कैपिटल मार्केट आर इनपरफेक्ट, तो वो गलत होगी। दूसरा इसका मतलब क्या है कि जो सिक्योरिटीज हैं वो सबके पास इक्वल इंफॉर्मेशन जाएगी, कोई भी सिक्योरिटीज खरीद सकता है बेच सकता है, कोई ट्रांजैक्शन कॉस्ट नहीं है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, इंफॉर्मेशन फ्रीली अवेलेबल है, इन्वेस्टर्स जो है वो रैशनली बिहेव करते हैं। दूसरा हमारा क्या है, होमोजीनियस रिस्क क्लासेस। होमोजीनियस रिस्क क्लासेस का मतलब क्या है कि सबके लिए जो है रिस्क हमारे सेम है, रिस्क कैरेक्टरिस्टिक्स सबके लिए सेम है, किसी के लिए ज्यादा कम रिस्क नहीं है। दूसरा क्या है, जो भी हमारे इन्वेस्टर्स हैं उनको सेम एक्सपेक्टेशंस है, सेम एक्सपेक्टेशंस है। किसकी एक्सपेक्टेशंस, रिगार्डिंग द इन रिटर्न, रिगार्डिंग द इनकम। फिर उनके बाद उन्होंने बोला है 100% पे आउट रेशियो। 100% पे आउट रेशियो का मतलब क्या है कि 100% जो है डिविडेंड मिलेगा शेयर होल्डर्स को। अगली जो हमारी क्या है, नो डिविडेंड, सॉरी नो कॉर्पोरेट टैक्सेस, और जो हमारा रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट है वही फर्म का कैपिटलाइजेशन रेट है। तो आई होप आपको समझ आया होगा। कैपिटल मार्केट परफेक्ट है, होमोजीनियस रिस्क है, कोई ट्रांजैक्शन कॉस्ट नहीं है, कोई बोरोइंग कॉस्ट नहीं है, 100% पे आउट है, ठीक है। तो ये हमारा क्या था, ये हमारी थ्योरी की अजम्पशंस थी जो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब हम इनका रीजन समझ लेते हैं। देखो कुछ रीजन जो है इनका नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच से भी मिलता है। सबसे पहला रीजन इन्होंने ये दिया है कि जो वैल्यू ऑफ फर्म है वो उसका कोई लेना देना नहीं है। एक रीजन तो वो है
सबसे पहला वाला जो इक्विटी वाला है, अगर हम टैक्सेस वगैरह इंक्लूड नहीं करते हैं, जो मैंने ऑपरेटिंग इनकम में दिया था, चलो मैं आपको स्टार्टिंग से बता देती हूँ सिंपल लैंग्वेज में। तो देखो सिंपल बात है, उन्होंने ना एक सिंपल सी बात कही, जो भी आपका वैल्यू डिसाइड होती है वो प्रॉफिट की वजह से डिसाइड होती है, या फ्यूचर में वो कंपनी क्या करना चाहती है उस वजह से डिसाइड होती है। क्या कैपिटल स्ट्रक्चर में कौन सा डेट लगाया है, कौन सा इक्विटी लगाया है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो उन्होंने सिंपल से बोला कि वैल्यू ऑफ फर्म विल बी डिसाइडेड बाय द ऑपरेटिंग प्रॉफिट एंड द फ्यूचर प्रोस्पेक्ट। सिंपल। उन्होंने बोला कि लिवरेज फर्म है, लिवरेज फर्म का मतलब जहां ज्यादा डेट इस्तेमाल होता है वो भी उतना ही पड़ेगा उनको, अगर अनलिवरेज फर्म है तो वो भी उतना ही पड़ेगा। तो सिंपल उन्होंने ये चीज बोली, ठीक है। और मैं आपको एक चीज इस अप्रोच में समझा देती हूँ बच्चों। एक चीज आपको ध्यान रखनी है, इस अप्रोच में आर्बिट्रेज, कभी कभी क्वेश्चन डायरेक्ट आ जाता है कि कौन सी थ्योरी में आर्बिट्रेज प्रोसेस काम करता है। देखो आर्बिट्रेज के ऊपर पूरा मैंने आर्बिट्रेज प्राइसिंग थ्योरी के ऊपर पूरी वीडियो बनाई हुई है जो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट वाले सब्जेक्ट में आती है एमकॉम में। अगर आपको वो देखनी है तो यू कैन गो एंड वॉच, अदरवाइज मैं आपको यहाँ पे आर्बिट्रेज का प्रोसेस बता देती हूँ क्या होता है। आर्बिट्रेज का प्रोसेस होता है सस्ते में खरीदना और महंगे में बेचना। आप क्या करते हो, किसी चीज को सस्ते में खरीदते हो और महंगे में बेचते हो। मान लो एक ही चीज है, ये जैकेट सोहना की मार्केट में एक जैकेट मुझे 500 की मिल रही थी और मैं बादशाहपुर गई, बादशाहपुर में मुझे वो जैकेट जो है वो 700 रुपए की मिल रही है। तो मैंने क्या किया, सोहना सेम जैकेट है, वही कपड़ा वही बटन वही सेम, तो वही जैकेट मैंने यहाँ से बाय कर ली और फिर बादशाहपुर में मैंने सेल कर दी। तो अब यहाँ पे होगा क्या कि सब सारे लोग ये चीज नोटिस करेंगे कि अच्छा यहाँ पे 500 की है, वहां पे 700 की है, तो चलो हम खरीद के वहां बेच देते हैं। तो जो भी इन्वेस्टर्स होंगे या मेरी तरह जो खरीदने वाले होंगे उनको लग रहा है यार यहाँ से सस्ता मिल रहा है, तो उन्होंने क्या किया, यहाँ से खरीदना शुरू किया। जैसे ही वो सोना की मार्केट से जैकेट्स उठाना शुरू करेंगे तो डिमांड बढ़ेगी, जब डिमांड बढ़ेगी तो जो दुकान वाले हैं उनको लगेगा यार हमारी तो सप्लाई धड़ाधड़ जा रही है, हमें तो अपना रेट ज्यादा चार्ज करना चाहिए, इतनी डिमांड हो रही है हमारे प्रोडक्ट की, तो वो रेट का प्राइस क्या कर देंगे 600। अब बादशाहपुर वाले क्या सोचेंगे कि यार यहाँ तो कोई खरीद ही नहीं रहा, ऊपर से यहाँ पे तो सारे सेल किए जा रहे हैं, यहाँ पे तो हमारा कोई खरीद ही नहीं रहा, तो वो मजबूरी में आके अपनी जो प्राइस है उसको गिरा देंगे। तो यहाँ पे हो क्या रहा है, आर्बिट्रेज प्रोसेस में जहां से चीज सस्ती है वहां से इन्वेस्टर्स बाय करते हैं, जहां महंगी है वहां पे सेल करते हैं। तो होता क्या है, जहां से वो बाय करते हैं उसका प्राइस बढ़ जाता है उसकी, क्योंकि उसकी वैल्यू कीमत ज्यादा हो रही है ना, और जहां वो बाय नहीं करते उसका प्राइस कम हो जाता है क्योंकि वहां कोई उसको पूछ ही नहीं रहा है। तो ऐसे ही सिक्योरिटीज के केस में होता है, ऐसे ही इन्वेस्टमेंट के केस पे होता है कि जहां पे लो प्राइस होता है वहां पे लोग बाय करते हैं और जहां पे हाई प्राइस होता है वहां पे लोग क्या करते हैं, सेल करते हैं। तो इस पे क्या होता है कि हमारा इक्विलिब्रियम आ जाता है मार्केट में। तो उन्होंने यही चीज बोली कि मान लो यहाँ पे एक कंपनी है एक्स, एक कंपनी है वाई, दोनों ही सेम कंपनी है, दोनों ही आइडेंटिकल है। अगर एक की वैल्यू ज्यादा भी है, एक्स की वैल्यू मान लो ज्यादा है और वाई की वैल्यू मान लो कम है, तो यहाँ पे क्या होगा, जो भी एक्स के शेयर्स हैं वगैरह है, जो भी सिक्योरिटीज वगैरह है, यहाँ से लोग क्या करेंगे, खरीदेंगे और कहाँ पे बेचेंगे, यहाँ पे बेचेंगे। तो यहाँ जो है क्या हो जाएगा, फिर इक्विलिब्रियम मेंटेन हो जाएगा, क्योंकि एक चीज एक को तुम पूछ रहे हो, एक को तुम नहीं पूछ रहे हो। तो यहाँ पे मान लो शेयर जो है 10 रुपए का था, यहाँ पे मान लो शेयर जो है वो 8 रुपए का है। अब अपोजिट कर दिया मैंने, अच्छा चलो उल्टा कर दिया मैंने, यहाँ पे इसकी वैल्यू ज्यादा बताई थी। देखो यहाँ मान लो यहाँ पे शेयर 15 का है, यहाँ पे शेयर 10 का है, तो यहाँ पे सस्ता है तो लोग क्या करेंगे, यहाँ से बेचना शुरू करेंगे, ठीक है, यहाँ से खरीदना शुरू करेंगे। तो यहाँ पे जैसे ही वो खरीदना शुरू करेंगे, सेल करेंगे, तो इसकी कीमत बढ़ जाएंगी, हो सकता है 12 हो जाए, 13 हो जाए, कुछ दिनों में 14 हो जाए। यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे कोई खरीद नहीं रहा होगा इसको, तो सब इसकी वैल्यू डाउन हो जाएगी, तो हो सकता है प्राइस 14 हो जाए, 13 हो जाए, तो कहीं ना कहीं ये दोनों इक्विलिब्रियम में आके रुक जाएंगे। तो वैल्यू ऑफ द फर्म इज जो है, दो आइडेंटिकल फर्म्स होती हैं उनकी वैल्यू ऑलमोस्ट सेम होती है, और दूसरी चीज जो वैल्यू होती है वो ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स की वजह से डिसाइड होती है, नॉट बिकॉज ऑफ द प्रपोर्शन ऑफ द कैपिटल स्ट्रक्चर। आई होप आपको ये थ्योरी समझ में आई होंगी। एंड इफ यू फील लाइक कि मेरी वीडियोस में कोई कमी है, आई नीड टू इम्प्रूव, या चीज़ों को मैं एग्जैजरेट करती हूँ या बहुत बार रिपीट करती हूँ, क्योंकि मुझे खुद ऐसा लगता है कि मैं एक से ज़्यादा बार रिपीट करती हूँ, क्योंकि मेरे सामने कोई होता नहीं है, तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे ना बोलते रहना है, पता नहीं दूसरे वाले को समझ आएगा नहीं आएगा। सो इफ यू फील एनी, if there is any positive criticism you want to tell me or you want me to work upon it, so please mention in the comment section, ताकि मैं आपके लिए और अच्छी वीडियोस ला सकूं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, क्योंकि वीडियो बहुत मेहनत